सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राव साहब के अपील पे चरखी दादरी में जो मेडिकल कॉलेज बनने जाएगा उसको राव तुलाराम जी के नाम पे करने की स्वीकृति दे दी है। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और साथ साथ मैं राव साहब के इन प्रयासों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज के दिन चरखी दादरी के जो मेडिकल कॉलेज जो बनेगा वो राव तुलाराम जी के नाम पे, ताकि दक्षिण हरियाणा की और मैं पूरे हरियाणा में जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो वीर रहे हैं उनके नाम पे एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ से ज़्यादा के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किए हैं और उसके बारे में भी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बताना चाहूँगी आपको कि हर ज़िले में अब महिलाओं की क्लिनिक खुलेंगे। 23 के 23 ज़िलों में महिलाओं के लिए क्लिनिक बनेंगे। तो एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत ये बहुत बड़ी योजना है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और हमारे राज्य सरकार की भी। इसके साथ साथ एक अमृत योजना जो फार्मेसी है, अमृत फार्मेसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मेसी रही है, आज तक सिर्फ रोहतक के पीजीआई में रही है। अब ये अमृत फार्मेसी हर डिस्ट्रिक्ट नागरिक अस्पताल में खुलेगी। इसके साथ साथ एक नई योजना जो हमने लॉन्च की है वो है टेली ईसीजी को लेकर, ताकि टेली ईसीजी हर कुछ 600 पीएचसीज में हमारे स्टेट में पूरे पीएचसीज जो 600 हैं उनमें इलाज हो सकेगा, उनमें पता चल सकेगा जिनको भी जो दिल के मरीज़ हैं, जिनको भी कुछ लगता है कि ठीक नहीं हो रहा उनके साथ, तो ईसीजी वहाँ पे होगी और वो अपना इलाज ज़रूर कर पाएंगे। और इसके अलावा 766 जो हमारे पीएचसी सीएचसीज अर्बन ब्लॉक हेल्थ क्लिनिक्स हैं, सब सेंटर्स हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है और 766 नए हेल्थ जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वो बनने जाएंगे। मैम जो विमेन क्लिनिक्स आपने बोला अलग से होगा, ये कैसे सेपरेट होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और काउंसिलिंग? नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होंगे जी। हाँ जी, ये सिविल अस्पताल में ही होंगे। सॉरी, आपने कुछ कहा? सॉरी जी, ये सिविल अस्पताल का ही हिस्सा होंगे और एक नया वो होगा कि जहाँ महिलाओं को अपनी दिक्कतें पड़ती हैं उनके लिए वो प्रावधान किया गया है कि वो सीधा जाके उन क्लिनिक्स में अपना देखभाल अपना इलाज करवा सके। टेली ईसीजी कैसे होगी, मतलब क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? जी, ईसीजी मशीनें लगाई जा रही हैं, तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है पीएचसीज में। टेली ईसीजीज के लिए ईसीजीज प्रदान की जा रही हैं हर पीएचसी में और वहाँ पे डॉक्टर्स भी होंगे ताकि वहाँ पे मॉनिटर हो सके। और साथ साथ टेली पे क्योंकि आपका एक बार ईसीजी हो जाता है वो ऑनलाइन चला जाएगा और जो डॉक्टर देख रहा है वहाँ पे ऑनलाइन वो बता सकेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जो महिला क्लिनिक होंगे वो जिला अस्पताल के अंदर ही होंगे या अलग से होंगे? नहीं, जिला अस्पताल में। हाँ जी, हर डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल में ही रहेंगे। इसके लिए फंक्शन किस तरीके से होगी? जो महिला अस्पताल आप कह रहे हैं, महिला क्लिनिक जो कह रहे हैं, जैसे मान लो एक्सरे करवाना, अल्ट्रासाउंड कराना, वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस्तेमाल होंगे? बिल्कुल नहीं, बेसिकली नहीं, आप बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ महिलाओं को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बात, हम समस्या की बात कर रहे हैं। हम रेगुलर ईसीजी या एक्सरे की बात नहीं कर रहे, हम और महिलाओं की और प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दिखाने की। मैम, अमृत फार्मेसी की आपने बात की है, तो अभी क्या मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहाँ शुरू है? मतलब नहीं, अभी शुरू होनी है जी। अभी सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर
या अगर वहाँ जगह नहीं है तो बाहर की तरफ हम एक कियोस्क बनवाएंगे जहाँ अमृत फार्मेसी लगाई जाएगी और कम से कम दामों पे बेहतरीन जो हमारी मेडिसिन हैं वो वहाँ मिलेंगी। मैम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री जी और आपने पंचकुला में एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। अगर 1.5 साल की बात करें आपके कार्यकाल के एज ए हेल्थ मिनिस्टर, तो कितना इम्प्रूव आप लोग कर पाए हैं? जो आपने तय किया था क्या उसके मुताबिक आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है? मतलब क्या और आगे की क्या प्लानिंग है बड़े तौर पर? नहीं, बड़े तौर पे जी प्लान तो 1.5 साल में मैं पहले तो ये फिर से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में हमने 2 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। हमने 200 सीटें मेडिकल कॉलेज में शुरू की हैं। इसके साथ साथ आने वाले इस साल में हमें कुटेल जो करनाल में है वो मिल जाएगा और हैंड ओवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम फिर अपने एनएमसी से हमारी परमिशन शुरू होंगी, तो शायद अगले साल की बात होगी जब हैंड ओवर हो जाए। उसके बाद जींद का एक मेडिकल कॉलेज है, वो भी 80-85% कंप्लीट है। इसके अलावा यमुनानगर, सिरसा में भी मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। ये हो गई MER की बात। आज के दिन हर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस, फ्री डायलिसिस जो है वो आज का प्रावधान है। अभी CM साहब ने इनॉग्रेशन किया है 2 और डायलिसिस सेंटर्स का, जो है छायसा फरीदाबाद में और कोरियावास नारनौल में। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में आज के दिन डायलिसिस का प्रावधान है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। पिछले दिनों आप पंचकुला मेडिकल कॉलेज, अब हेल्थ की बात आई, तो हमने हेल्थ में 800 से ज़्यादा डॉक्टर शामिल किए हैं। अभी 450 डॉक्टर और जिसकी फाइल बहुत ही क्लोज है, लोगों ने अपने डॉक्टर्स ने अपने फॉर्म्स भर दिए हैं और बहुत जल्द आपको 450 और डॉक्टर्स मिल जाएंगे। हमने AMOs भी लगाए हैं। आज के दिन हमारी फार्मेसी की भी फाइल चल रही है, उसका भी मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द हमारी जो फार्मेसी को लेकर वेकेंट सीट्स हैं वो भी भर दी जाएंगी। जहाँ तक बात है इक्विपमेंट की, हमने हर सिविल अस्पताल में आज के दिन हमने या तो मशीनें खरीद दी हैं या PPP मोड पे गए हैं। तो हमने सारे प्रावधान कर दिया कि 500 एक्सरे 500 MEH होता है एक्सरे मशीन्स का, वो सारे सिविल अस्पताल में बेहतरीन से बेहतरीन एक्सरे मशीन्स वहाँ प्रदान की हैं। इसके साथ साथ हमने अल्ट्रासाउंड मशीन्स की हैं और CT स्कैन, MRI स्कैन हमने PPP मोड पे लगा दिया है। और जहाँ तक दवाइयों की बात है, मैं दवाइयों का अक्सर जायज़ा लेती रहती हूँ और जहाँ भी, क्योंकि हमारे क्या है कि आज के दिन हमारे जो वेयर हाउसेज़ हैं वो भरे हुए हैं, मगर मुझे कभी कभी लगता है जैसे लाइन ऑफ द चेन ऑफ कमांड में मिसिंग है। तो मैं जाके खुद जायज़ा लेती रहती हूँ कि कहाँ पे कौन सी दवाइयाँ कहाँ क्यों नहीं पहुँची। तो ये मैंने सतर्क भी करा है सभी CMOs और PMOs को कि अगर दवाइयाँ हैं और तुम कहीं बाहर की दवाइयाँ दे रहे हो तो मुझे बताओ क्यों दे रहे हो। हाँ जी, आप पंचकुला गए थे मैम पिछले दिनों, आपने वहाँ की स्थिति भी देखी और अधिकारियों को डायरेक्शंस भी दी थी, कई खामियां वहाँ मिली जी। कुछ बदलाव हुआ मैडम उसके बाद? आपने क्या फीडबैक लिया? नहीं, मैंने फीडबैक लिया है। एक तो दवाइयों को लेकर जो डॉक्टर्स, जैसे मैंने अभी बात की कि जो डॉक्टर्स ने बाहर की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी उन पे हमने कड़ी नज़र रखी हुई है कि क्यों की है, और फिर इंक्वायरी मैंने करवाई है कि ये ऐसे 3 डॉक्टर्स मैंने पाए। उसके साथ साथ PWD को लेकर मेरा एक प्रॉब्लम था कि विमेंस वार्ड में ऊपर छत से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था और ये अभी जो महिलाएं जिन्होंने अभी बर्थ किया है उनके बच्चे उसी वार्ड में, वो और उनके बच्चे दोनों उसी वार्ड में रह रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मैंने कहा है सबसे पहले ये करो कि ऐसे पानी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि साथ साथ न्यूबॉर्न बेबी को अगर आप ऐसी जगह रखोगे तो बहुत बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, स्वास्थ्य विभाग ने लगातार अभी पीछे एक्शन लिए हैं, वो PNDT एक्ट के तहत डॉक्टर्स चार हमारे डॉक्टर्स हमने सस्पेंड किए हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से, क्या अभी तक सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कड़े आप निर्देश भी दे रहे हैं उसके बावजूद भी इस तरह की केस? देखिए, जब PNDT की एक्ट हम
फ्रंट फुट पे इसको फाइट कर रहे हैं और सीएम साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसी को लेकर कि आप जाएं और आप जाके जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे चेकअप्स हो रहे हैं, जांच हो रही है, आप वहाँ पे जाके खुद एक्शन लीजिए। अगर एक्शन नहीं दिख रहा है हमें, तो हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स पे लोगों को जो PNDT ऑफिसर्स है उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। आयुष्मान का इलाज सारे हॉस्पिटल्स में जनरली गायनी वार्ड या चाइल्ड एंड मैटरनिटी वार्ड्स रहती है, तो जो ये वुमेन सेंटर्स आप बना रहे हैं, वुमेन क्लिनिक्स, ये कैसे डिफरेंट होंगे? So once a week, एक हफ्ते में एक बारी, they will be only for the women of तो आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे जो है वो महिलाओं के लिए स्ट्रिक्टली रहेगा जी। आयुष्मान जो पीछे का जो डेटा है वो जनरली ये कहता है, हाँ एक सेकंड सॉरी, आयुष्मान भारत जो है हाँ उसके तहत काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं धरातल पे, क्योंकि पीछे का डेटा ये कहता है कि जो क्योंकि फ्री इलाज हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का इलाज जो है वो हो पा रहा है, क्योंकि पहले महिलाएं बहुत इग्नोर्ड होती थी, अब फ्री इलाज है, क्योंकि ये पीजीआई का डेटा बोलता है। तो हरियाणा में क्या स्थिति है आयुष्मान भारत? चेंज हुआ है जी, मैं कहूँगी सभी तौर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहा है कि महिलाओं को लेके हम बेहतर जो भी योजनाएं हैं वो प्रदान करें, और स्वास्थ्य को भी लेकर हमने जब से नई सरकार बनी है हमारा फोकस यही रहा है कि विमेन एंड चाइल्ड, तो तब से ही हमने विमेन और चाइल्ड विंग्स हर अस्पताल में शुरू कर दिए हैं। हमने साथ साथ जहाँ जहाँ हमने आज के दिन 100 we've got the gynecologists, we've got the anesthesiologists and the we've got gynecologists, anesthesiologists and pediatricians in every district, ताकि आगे चल के जहाँ जहाँ भी जो ट्रायड है, जहाँ महिलाओं को ज़रूरत है ऑपरेशंस की, क्योंकि सारी नेचुरल बर्थ्स नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं बर्थ्स में, तो हमने ये भी कर रखा है कि महिलाओं को जहाँ कम से कम दिक्कत हो और पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे कोई इशू होने वाला है और इनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके तहत उनका ऑपरेशन भी हम शेड्यूल करवा देते हैं। तो हॉस्पिटल का जो इशू है जिसमें डॉक्टर ने इस तरीके की जो हरकत की जी उसके बाद कार्रवाई हालांकि आपने की है जी, क्या मैसेज है और डॉक्टर्स के लिए इस तरीके नहीं जी, मैसेज बहुत क्लियर है हमारी सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री जी को से भी मैंने बात की थी इस बारे में, कल ही परसों की थी, और मैंने ये सीएम साहब ने भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए और मैंने भी कहा है कि यहाँ पे एक तो कैसे हो सकता है, सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकती है, ऐसी होनी नहीं चाहिए, और आगे चल के अगर कोई भी ऐसा कदम उठाने की सोचता भी है तो आप सोच लीजिए ये सरकार आपको बख्शेगी। महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कोई सक्षम हो सरकारी अस्पतालों में? नहीं, बिल्कुल, हमने इनफैक्ट सीएम साहब और हम बैठे थे, एक मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि सफाई को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर हम दोनों को हम PPP मोड में करना चाहते हैं, ताकि और सिक्योरिटी हर अस्पताल को हम प्रदान कर सकें, बेहतर सिक्योरिटी। कितने सुधार की अभी और जरूरत है, आपको क्या लग रहा है? आप रोज रिव्यू करते हैं मैम? जी, काम इज ऑन गोइंग, कभी ख़त्म नहीं होता, काम में कुछ ना कुछ तो आता रहता है, मगर हमारी कोशिश बरकरार है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हरियाणा के सभी नागरिक जो हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य इलाज मिले। मैम ये एक सवाल है, इसके अलावा ओपी यादव जो विधायक है वो कह रहे हैं कि राव नरवीर सिंह को राव लिखने का भी अधिकार नहीं, तो सिर्फ राव इंद्रजीत परिवार के पास ही है, वो तो गलत लिख रहे हैं, उसकी इस बयान को कैसे देखते हैं? दूसरा, वहाँ जो अक्सर बना रहता है गतिरोध राव नरवीर सिंह और राव साहब के बीच में, किस तरीके से देखते हैं? ओपी यादव जी कह रहे हैं कि वो तो राव लगा ही नहीं सकते। आप ओपी यादव जी से पूछे ना ये सवाल ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, आज के दिन मैं सच्ची में बताऊं कि जो राव नाम है उसकी परंपरा एक है, मगर आज के दिन सबका पूरे दक्षिण हरियाणा में इतने सारे राव मिलते हैं, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ जी।